हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज आपकी पूनम मैम फिर से आपके सामने हाजिर है जीवन के उस दूसरे पहलू को लेकर, जो है लक्ष्य प्राप्त करना। बच्चों, अपने कहानी जो समर टाइम स्टोरी है उसके अंदर अपनी पहली कहानी क्या थी, आप बताएं मुझे। कोई नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ आपको। क्या था? संघर्ष ही जीवन है, यानी मेहनत करने वालों की क्या होती है, सफलता मिलती है। मेहनत करने वालों को, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो आज अपन कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, जो है लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य का निर्धारण करना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हम जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, इसका निर्धारण सही समय पर रहते ही हमें कर लेना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण एक तरह से समय को बांध लेना है। क्या है? हम समय को बांध लेते हैं। अगर हमने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, यानी हमने हमारे समय का सदुपयोग कर लिया, और लक्ष्य निर्धारण के बाद में हमें उस लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलना है और हमें उसको प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना है। आने वाली बाधाओं को कैसे दूर करना है, इसके बारे में विचार करना है और निरंतर अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ना है। आज की कहानी ही कुछ ऐसी है बच्चों। चलो आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है लक्ष्य निर्धारण करो। चलो बच्चों, यह कहानी एक छोटे से व्यक्ति की है, एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति गोविंद नामक व्यक्ति की है। जो गोविंद अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। कैसी दुकान चलाता था? एक छोटी सी दुकान। अपनी दुकान से वो अपना जीवन यापन करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन इतना ही कमा पाता था कि वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सके, और बचत उसकी कुछ भी नहीं होती थी। एक दिन गोविंद ने बैठे बैठे विचार किया कि मेरे बहुत सारे साथी, मेरे बहुत सारे मित्र, दोस्त तो बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पर पहुंच गए, सबको बहुत अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियां मिल गई है और काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन बन गए, लेकिन मैं कहाँ हूँ? मैं तो छोटा सा एक दुकान चलाने वाला व्यक्ति रह गया हूँ। यह वो सोचते सोचते उसको निराशा होने लगी। किससे बच्चों? अपने जीवन से निराशा होने लगी। उसको लगा कि मेरा जीवन तो निरर्थक है, मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इतना तो कमा ही नहीं पाता कि मैं बचत कर सकूं। और मेरे दोस्तों को देखो, वो कितने अच्छे रईस लोग बन गए हैं। बच्चों, यदि आप किसी और को देखकर आपके मन में यदि ऐसा विचार आता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे दोस्त के पास यह है, तो बच्चों इसके पीछे का कारण जाने। उसने उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, उसने उस स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की होगी, आपने नहीं की होगी। तो ऐसा ही विचार गोविंद के मन में आया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उसको अपना जीवन निरर्थक लगने लगा। निरर्थक यानी कोई सारहीन लगने लगा, जिसमें कोई सार नहीं हो। एक दिन बैठा बैठा वो सोचता है, क्यों न मैं इस जीवन को त्याग दूं। वो जीवन त्यागने की भावना से जंगल की तरफ जाता है। जंगल बहुत भयानक होता है और वो सोचता है, क्यों न इस जंगल का कोई जानवर आकर मुझे खा जाए, तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मुझे इस जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा सोचते सोचते वो जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में जाने पर क्या देखता है? वो बहुत भयानक आवाज़ें आ रही होती है। किसकी? जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही होती है। तो वो खुश होता है। अब बताओ खुश क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि कोई जंगली जानवर आकर उसको खा ले गए तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा और मुझे इस जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा सोचता वो जंगल में चला जाता है। एक घने पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। विचार करता है, कोई जानवर आए और मुझे खा ले। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो मृत्यु को प्राप्त करने चला हो बच्चों, उसको क्या तो सर्दी और क्या तो गर्मी। क्यों? कि उसके उस दिमाग में एक ही बात घूमती है, कोई जानवर आए और मुझे खा ले। लेकिन क्या होता है, उसके पास कोई जंगली जानवर नहीं आता। और वो जब बैठा होता है और वो सोचता है और सोचे सोच के देखता है कि दूर पेड़ के नीचे उसको कोई आकृति नजर आती है। आकृति यानी कोई रचना दिखती है। वो उस पेड़ के पास जाता है और देखता है कि वहाँ एक साधु महात्मा बैठे होते हैं। वो साधु महात्मा को नमस्कार करता है कि महात्मा जी, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? इसमें इतने भयानक जानवर हैं,
आपको खा जाएंगे, आपको मृत्यु हो जाएगी। आप हमारे पास गांव में चलिए, वहाँ आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, वहाँ चल के आप रहिए, आप इस घने जंगल को त्याग दें। महाराज उसको क्या कहते हैं कि हमें साधु संत को तो ऐसा ही एकांत पसंद है। यह प्रश्न तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो। क्या कहता है महात्मा जी कि भाई तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, महात्माओं को तो एकांत पसंद है, लेकिन तुम्हारे आने का क्या कारण है। जैसे ही महात्मा ये पूछते हैं, गोविंद तेजी से रोने लगता है। उसको लगता है कि किसी ने तो मेरा दुख पूछा। तो वो जैसे ही महात्मा जी पूछते हैं तो वो अपने जीवन के बारे में जो भी समस्याएं होती है उसको उनको बता देता है। उसको लगता है कि हो सकता है मेरे जीवन की समस्याओं का अंत महात्मा जी के पास हो, है ना। तो बच्चों को क्या बताता है कि मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ और उस दुकान से मुझे इतना ही धन मिलता है कि अपने और अपने परिवार का सिर्फ पालन पोषण कर सकूं, मेरे पास बचत करने के लिए कुछ भी नहीं है। तब महात्मा जी उससे पूछते हैं कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते थे गोविंद, मुझे ये बताओ। तो गोविंद एकदम निरुत्तर हो जाता, यानी उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचता। क्यों? क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं होता है। महात्मा जी फिर पूछते हैं, गोविंद मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ कि तुमने अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारण किया था, तुम आगे कहाँ तक बढ़ना चाह रहे थे। तो वो फिर से कहते हैं, महात्मा जी मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तब महात्मा जी कहते हैं कि तुमने बिना निशाने के तीर लगाया है, यानी तुमने अपना लक्ष्य तो निर्धारण ही नहीं किया है। तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, तुम आगे कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, तुमने ये निश्चय ही नहीं किया और तुमने लक्ष्य ही नहीं बनाया। तो तुम्हें अपने इस जिंदगी में किस बात का दुख है, तुम क्यों दुखी हो? क्योंकि तुम्हारा तो जीवन में कुछ आगे बढ़ने का उद्देश्य ही नहीं था। तो जो मिल रहा है उसको स्वीकार करो, इसमें घबराने की रोने की बात ही नहीं है। तो गोविंद की बात समझ में आई, वो बहुत रोया, महात्मा जी के पांव छुए रोया कि महात्मा जी मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। मैंने तो ये सोचा कि ये मेरी दुकान है, इस दुकान से जितना मिल रहा है मैं उसके अपना पालन पोषण कर रहा हूँ। तब महात्मा जी बोले कि जब तुम पालन पोषण कर रहे हो तो तुम अपने जीवन से निराश क्यों हो, भाई तुम्हें जीवन में निराशा किस बात की है। तो फिर वो बोलता है, महात्मा जी मेरे कुछ साथी बहुत अच्छे ओहदे पर, बहुत अच्छी नौकरियों को प्राप्त हो गए हैं, मेरे कुछ साथी बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो मेरे पास नहीं है। तो फिर महात्मा जी ने समझाया कि तुम्हारे और उसके लक्ष्य निर्धारण में जरूर कोई ना कोई अंतर होगा। जो तुम्हारे दोस्त हैं उन्होंने अपना लक्ष्य समय रहते पर निर्धारित किया होगा, जो तुमने नहीं किया। अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने अपने जीवन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, तो अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जीवन कैसा है उसको समय पर बांधना बहुत जरूरी है। यदि आपने लक्ष्य निर्धारण नहीं किया गोविंद, तो यह तुम्हारी गलती है। अब गोविंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो महात्मा जी के पांव पकड़ता है कि महात्मा जी आपने मुझे मेरे जिंदगी का लक्ष्य बता दिया। मुझे अब पता चला है कि जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए हमें बहुत पहले ही सोचना पड़ता है, हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण पहले करना होता है। और मैं तो इस बात से अनजान था, मैं तो सिर्फ यही देख रहा था, अपने दोस्तों को देख रहा था, दूसरी दुनिया वालों को देख रहा था और मन ही मन दुखी हो रहा था कि मेरे पास वो नहीं है जो मेरे दूसरे साथियों के पास है। तो गुरुजी, महात्मा जी आपने मुझे मेरे जिंदगी का सच्चा लक्ष्य निर्धारण करना बता दिया। अब मैं दुखी नहीं होऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। तो बच्चों तुम अभी जो सुन रहे हो, मुझे ये बड़े बच्चे नज़र आ रहे हैं जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। आप मुझे लग रहा है 9th के 11th के 12th के बच्चों तुम्हारा भी अब ये समय है, यही कैरियर का पॉइंट है जो तुम्हें अभी निर्धारित करना है। तुम्हें अब आगे क्या बनना चाहते हो, क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हो, इसका निर्धारण अभी 9th और 8th में ही कर लेना है। क्योंकि अभी भी तुमने समय पर नहीं सोचा तो तुम जीवन में वो हासिल नहीं कर पाओगे जैसे गोविंद हासिल नहीं कर पाया।
तो ये छोटी छोटी बातें ही बच्चों हमारे जीवन को बहुत ऊपर तक पहुंचाती है। अपने जीवन को हासिल करने के लिए, लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हमें हमारा लक्ष्य बहुत पहले निर्धारण करना पड़ता है। तो बच्चों, मेरी आपसे यही सलाह है, जो अभी 8th में, 9th में, 10th में या 12th में बच्चे आ गए, बच्चों अपना जीवन का लक्ष्य आप बहुत पहले निर्धारित करो, ताकि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सको। और बच्चों, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको किसी को देखना नहीं है, ये कोई आपको पीछे नहीं धकेलता है। ये आपकी स्पिरिट होनी चाहिए, ये आपके मन में कोशिश करो कि मुझे ये बनना है। और आप दिन में एक बार अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। आपने जो सोचा है, आगे मुझे ये बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं स्पेस पर जाना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो ये लक्ष्य अपने दिमाग में प्रतिदिन सोचो, याद रखो कि मेरा ये लक्ष्य है। उस जुनून से आप उसके प्रति अग्रसित रहो। मैं कहती हूँ आप हासिल करके रहोगे। आप सोचो बच्चों, विचार करो। और उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ जो मुझे बच्चे देख रहे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी देख रहे हैं, उनके लिए एक कहानी और सुनाई जाए। अब बच्चों, क्या होता है, मैंने पिछले सेशन में भी क्या कहा था, एक जंगल की कहानी सुनाई थी। आज मैं फिर से जंगल की तरफ आपको ले जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एनिमल से बहुत प्यार है। किससे प्यार है? जंगली जानवर हमें देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है जो आज हमारे शहरों में नहीं है, हरियाली देखने को मिलती है। तो मुझे एनिमल से बहुत प्यार है और मुझे लगता है आपको भी बहुत प्यार होगा। चलो, आज अपन नन्हे मुन्ने के लिए दूसरी कहानी प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है खरगोश की चतुराई। बच्चों, खरगोश देखा है आपने? कैसा है खरगोश? बनी रैबिट। ये रहा खरगोश बच्चे, देखो खरगोश है ना, खरगोश। अब खरगोश तो मुझे लगता है नन्हे मुन्ने सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो यह कहानी है एक चतुर खरगोश की। बच्चों, एक जंगल में एक शेर रहता था। कैसा शेर? बहुत भयानक शेर। देखो इस शेर को, शक्ल से ही डरावना लग रहा है। शेर कैसा होता है? इतना भयानक सा लगने वाला, और जंगल का राजा कहलाता है। शेर कौन होता है? जंगल का राजा। तो एक जंगल में बहुत बड़ा शेर रहता था, जो क्या करता था, सारे जानवरों को डरा के रखता था। कैसे रखता था? डरा के। सभी जानवर उस शेर से डरते थे, इस शेर से। तो बच्चों, ये शेर क्या करता था, रोज एक ना एक जानवर को खा जाता था। क्या करता था? खा जाता था। तो एक दिन सारे जानवरों ने सोचा कि रोज हमें शेर खा जाता है, रोज हमें खा जाता है, क्यों ना हम सभा करते हैं। वो सारे जानवर आपस में मिलकर बैठते हैं। सभा करना यानी विचार विमर्श करना, मिलजुल कर। सभी जानवर आपस में बैठकर सभा करते हैं और विचार करते हैं कि हम अपन रोज क्या करेंगे, राजा के पास एक एक जानवर जाएंगे, ताकि एक ही जानवर राजा की बलि चढ़े, एक ही जानवर को राजा खा सके। नहीं तो राजा क्या करते हैं, कौन राजा? जंगल के राजा कभी एक शिकार करते हैं, कभी दो शिकार करते हैं। तो हम एक योजना बनाते हैं और जंगल के राजा के पास चलते हैं। सभी जानवर इकट्ठे होते हैं और जंगल के राजा यानी शेर के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप जंगल के राजा हो महाराज, हम आपसे विनती कर रहे हैं, आपको हम रोज एक शिकार दे दिया करेंगे। आप जंगल में घूमे नहीं, आप बहुत बड़े हैं और आप जंगल में घूमते हैं ऐसे, हमें अच्छा नहीं लगता। हम अपने आप अपना शिकार करवाएंगे महाराज, हम अपने आप आपके पास चल के आएंगे, हम आपकी गुफा में आएंगे। ये कौन कहता है बच्चों? ये सारे जानवर आपस में मिलकर कहते हैं। किसको? जंगल के राजा को कहते हैं। राजा भी बहुत खुश हो जाता है कि अच्छा, मुझे बैठे बैठे शिकार मिलेगा, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कहीं जंगल में जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो अपने आप आ जाओगे। तो इस प्रस्ताव से, किसके प्रस्ताव से? जंगल के जानवरों के प्रस्ताव से खुश हो जाता है। कौन? जंगल का राजा। अब रोज एक ना एक जो जानवर है, कभी बिल्ली, कभी लोमड़ी, है ना, कभी भेड़िया, कभी हिरण, एक एक करके जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और जंगल के राजा आराम से बैठ के उसका शिकार करते हैं। जबकि जंगल के राजा को तो बहुत मजा आने लग जाता है।
उसको शिकार के लिए नहीं जाना होता, तो बहुत खुश होता है, अच्छा मेरे तो मजा आ गया, मजा आ गया। अब क्या होता है, एक दिन बूढ़े खरगोश की बारी आती है। आपको पता है बच्चों, खरगोश बहुत चालाक होता है। इस खरगोश की बारी आती है। खरगोश चालाक होता है, लेकिन वो डरा हुआ भी होता है। क्यों? क्योंकि वो शिकार बनने जा रहा है। किसका? इस राजा का। किसका? इस राजा का शिकार बनने जा रहा है। तो खरगोश डरा हुआ होता है कि अब मुझे राजा के पास जाना होगा, राजा मुझे खा जाएंगे। तो वो जाते जाते क्या होता है, कुछ विचार करता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। कैसा विचार करता है कि मैं जंगल के राजा के पास जाता हूँ, मैं उनको बोलूँगा कि मुझे एक और जंगल में एक और शेर मिला। तो क्या होगा, राजा गुस्सा हो जाएंगे। तो वैसे वो विचार करने करने में थोड़ी सी देर लगा देता है। जब वो देर लगा देता है तो क्या होता है, राजा बहुत गुस्सा होते हैं। तुमने आने में देर क्यों कर दी, मैं कब से भूखा बैठा हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। तो राजा, जो जंगल का राजा शेर है, वो उस बंदर, उस किसके ऊपर, खरगोश के ऊपर गुस्सा होता है। लेकिन खरगोश तो चालाक होता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है, महाराज मैं तो टाइम पर घर से निकला था, लेकिन मुझे तो बीच रास्ते में आपके बड़े भाई साहब नजर आ गए। शेर एकदम चौंक जाता है, मेरे बड़े भाई साहब? मेरे तो नहीं तो कोई छोटा भाई है, ना कोई बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई साहब कौन हो सकते हैं? खरगोश कहता है, नहीं, मैं उनसे मिलके आ रहा हूँ, आपके बड़े भाई साहब थे वो। वो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। शेर को और गुस्सा आ जाता है कि नहीं नहीं महाराज, मुझे उन्होंने कहा कि शेर के पास मत जाओ, जंगल का राजा मैं हूं, पहले तुम मुझे शिकार दो अपना, पहले आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। कौन होता है जंगल का राजा? मैं जंगल का राजा हूं। ये वो शेर को बता देता है। शेर को गुस्सा आ जाता है। शेर कहता है, चलो मुझे उस मेरे बड़े भाई साहब जो कह रहे हैं उसके पास ले चलो। खरगोश उसको ले जाता है। कहाँ ले जाता है? एक कुएं के पास ले जाता है। खरगोश सोचता है कि इस कुएं के पास ले जाता हूँ तो क्या होगा, शेर कुएं में देखेगा और अपनी परछाई, परछाई यानी शैडो, देखकर वो उसका दूसरा शेर समझ लेगा। तो राजा जो है कुएं के पास जाता है, तो खरगोश को बुलाता है, आओ मुझे दिखाओ। खरगोश कहता है, नहीं नहीं, मैं आपके पास नहीं आ सकता, नहीं तो वो मुझे पकड़ के खा जाएगा। शेर कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। फिर खरगोश फिर भी मना कर देता कि नहीं, मैं आपके पास नहीं आ सकता, आप स्वयं उस कुएं में देखिए महाराज, आप कुएं में झांकिए। शेर कुएं में देखता है। तो जब शेर कुएं में देखता है तो क्या होता है, उसको अपनी परछाई नजर आती है। बच्चों, जब हम पानी के पौंड में या पानी के तालाब में देखते हैं ना, तो हमें हमारी परछाई नजर आती है। परछाई यानी शैडो नजर आती है। तो जैसे ही वो शेर उस कुएं के अंदर देखता है, उस शेर को अपने जैसा दूसरा शेर उस कुएं में नजर आता है। शेर उसको देखकर दहाड़ता है, कौन हो तुम? अब बच्चों, कुएं से भी वैसी ही आवाज बाहर निकलती है, कौन हो तुम? तो शेर को लगता है कि वो मेरे से पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। शेर फिर से दहाड़ता है, मेरा कोई भाई नहीं है। शेर को फिर से वो आवाज नजर आती है। वो दूसरे को सोचता है कि वो मेरे से पूछ रहा है, मैं कौन हूं। ऐसा कहता है। शेर भी घबरा जाता है कि वास्तव में ये तो कोई जंगल, इसमें कुएं के अंदर कोई जंगल में दूसरा शेर आ गया दिखता है, जो मेरी सत्ता को हथियाना चाहता है, जो मेरा पद छीनना चाहता है। ऐसा कहकर शेर सोचता है, क्यों ना मैं कुएं में ही छलांग लगा दूं, उस शेर को मैं वहीं खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचकर शेर कुएं में छलांग लगा देता है। बच्चों, क्या होता है, शेर कुएं में गिर जाता है और पानी में डूबकर मर जाता है। अब शेर तो पानी में डूब के मर जाता है। खरगोश भागा भागा जंगल में जाता है, बहुत खुश होता है, भागता हुआ जंगल में जाता है। और ये खुशखबरी, कौन सी खुशखबरी, कि शेर पानी में डूब के, कुएं में डूब के मर गया, सारे जानवरों को सुनाता है। सारे जानवर खुशी से झूम उठते हैं और खरगोश की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं, खरगोश की चतुराई की तारीफ करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? समय पर बुद्धि का उपयोग लेना। समय रहते यदि खरगोश ये नहीं सोचता तो आज खरगोश भी शेर का शिकार बन जाता। ऐसे करके जंगल में धीरे धीरे सारे प्राणी खत्म हो जाते। तो समय रहते ही बुद्धि आ गई, किसको? खरगोश को।
तो क्या है, ये कहानी का शीर्षक है चतुराई, खरगोश की चतुराई। तो बच्चों, हमें भी चतुराई से काम लेना चाहिए। बच्चों, मुझे लगता है छोटे मोटे बच्चे तो ये उछल कूद करने लग गए हैं, कितने हंस रहे हैं, गोलमोल हो रहे हैं ये पलंग पे, देखिए, है ना। मुझे लग रहा है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी है। वेरी गुड, आज अपनी दोनों कहानियां हो गई। चलो, अब मैं आपको कब मिलूंगी, कहानी के तीसरे सेशन की तरफ, जो कब आएगा, डे आफ्टर टुमारो। यस बच्चों, अब आपसे विदाई लेने का समय आ गया है। आप अपने कमेंट्स को हमारे YouTube चैनल RSC ऑफ ग्रुप्स के YouTube चैनल पर, RSC के फेसबुक पेज पर अपलोड कर सकते हैं, या आप अपने व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।